हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि मनोविज्ञान शाला अर्थात मनोविज्ञान शाला जो है जिसको हम साइकोलॉजी लैबोरेटरी कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। इसके लिए यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको चार ऑप्शन भी दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लखनऊ दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन के अंदर इलाहाबाद दिया गया है, थर्ड ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आगरा दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको वाराणसी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो जो हमारा मनोविज्ञान शाला है वो वाराणसी में स्थित है। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ और भी बातें करते हैं इसी क्वेश्चन से संबंधित। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख मनोविज्ञान शाला जो है वो वाराणसी में स्थित है। इसे काशी हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात बीएचयू में 1916 में स्थापित किया गया था। बीएचयू का मनोविज्ञान विभाग अपने उच्च स्तरीय अध्ययन, शोध और आधुनिक प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत में मनोविज्ञान शाला की शुरुआत सबसे पहले वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। यही कारण है कि वाराणसी मनोविज्ञान शाला का सही उत्तर हो जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े शोध, प्रयोग और शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। अन्य विकल्पों में जैसे कि लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालयों में भी मनोविज्ञान विभाग हैं, लेकिन ये भारतीय मनोविज्ञान शाला के ऐतिहासिक और शैक्षिक दृष्टि से वाराणसी को विशेष स्थान प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बात करते क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थार्नडाइक का बिल्लियों से था वही संबंध कोहलर का है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो संबंध स्किनर का, जैसे कि स्किनर ने चूहों से संबंधित कुछ प्रयोग किए, वहीं पे थार्नडाइक ने जो बिल्लियों से संबंधित प्रयोग किए, तो फिर कोहलर ने किससे संबंधित प्रयोग किया। ऑप्शन ए में कहा गया कुत्तों से, मुर्गियों से, बंदरों से या वन मानुषों से। तो यहाँ पे बात करें क्वेश्चन जो ऑप्शन इनका हो जाएगा और डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने अर्थात तो कोहलर ने वन मानुषों से संबंधित तो प्रयोग किए। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो कोहलर का संबंध वन मानुषों अर्थात एपेस से था। कोहलर जो थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसाइट लर्निंग के सिद्धांत पर प्रयोग किया, अर्थात आंतरिक से जो समझ होती है सीखना उसके ऊपर प्रयोग किए। वे मुख्यतः अफ्रीका के टेनेरिफ द्वीप पर चैंपेजियो जो वन मानुष समूह में आते हैं के साथ अपने प्रसिद्ध प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। इन प्रयोगों में उन्होंने चिंपैंजियों के सामने समस्याएं रखी और देखा कि कैसे वे अचानक हल खोज लेते हैं, जिसे अंतर्दृष्टि कहा जाता है। अर्थात उन्होंने क्या, चिंपैंजियो थे उनके अंदर कुछ समस्याएं रख रहे थे और देखा वो किस प्रकार से समस्याओं को हल कर रहे थे। वहीं पे स्किनर की बात किया जाए तो स्किनर जो थे उन्होंने चूहों तथा कबूतरों पर प्रयोग किया था। वहीं पे थार्नडाइक जो थे उन्होंने पंजल बॉक्स प्रयोगों में बिल्लियों को उपयोग किया, जबकि कोहलर ने अपने प्रयोग मुख्यतः चिंपैंजियों अर्थात वन मनुष्यों पर किए और इंसाइट लर्निंग सिद्धांत पर प्रतिपादित किया गया है। अब यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसके अंदर कहा गया है कि अधिगम का पठार है अर्थात लर्निंग प्लेट इज है। क्या होगा? अधिगम में अवरोध वृद्धि है, अधिगम में दोष है, अधिगम में समाप्ति है या अधिगम की समाप्ति है या अधिगम में अवरोध है। कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहां पे आपको मिलेगा अधिगम में अवरोध अर्थात इंटरप्टेड ग्रोथ इन लर्निंग। क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा सा बात करें डिटेल से। तो अधिगम का पठार वह अवस्था होती है जब अधिगम अर्थात सीखने में प्रगति कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है। अर्थात तो जो अधिगम का पठार का कहने का मतलब वह स्थिति होती है जहां पे जब लोग सीखते हैं, सीखते समय कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति लगातार अभ्यास करता रहता है लेकिन
उसकी योग्यता या प्रदर्शन में कोई विशेष सुधार नहीं होता है। यह स्थिति अधिगम की वृद्धि में अवरुद्धता अर्थात रुकावट को दर्शाती है, लेकिन इसका मतलब अधिगम की समाप्ति या दोष नहीं होता है। अधिगम का पठार आमतौर पर किसी मनोवैज्ञानिक ग्राफ में देखा जाता है, जहां अभ्यास के बाद कुछ समय के लिए अधिगम की गति रुक जाती है। बिल्कुल बात सही है, आप कंटिन्यूअस नहीं पढ़ सकते हैं। आप पढ़ेंगे 1 से 2 घंटे या जो भी आपकी कैपेसिटी होगी, उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे, फिर पढ़ेंगे तथा रुकावट आती है। यह समय अंतराल होता है जिसमें व्यक्ति का प्रदर्शन स्थिर रहता है। बाद में नए प्रयासों बदलावों के बाद पुनः वृद्धि हो सकती है। इसलिए पठार का सही अभिप्राय अधिगम में अवरुद्ध वृद्धि होता है। आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर बात करते 4th पे, जिसके अंदर दिया गया है कि द बिहेवियर ऑफ अर्थात तो यहाँ पे द ऑथर ऑफ द बुक बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थात तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म बुक जो बुक है उसके लेखक कौन है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए में कहा गया स्किनर, हल, पावलोव या थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे बात करें तो जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है इसके जो लेखक हैं अर्थात इसके जो राइटर हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्किनर हो जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक के लेखक B.F. स्किनर हैं। यह पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई थी और इनमें स्किनर ने अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत को विस्तार से प्रस्तुत किया। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, अग्रणी वैज्ञानिक माने जाते हैं। स्किनर ने अपने प्रयोगों में मुख्य रूप से चूहों और कबूतरों पर कार्य किए और उन्होंने व्यवहार के अधिगम में पुरस्कार पद्धति का वर्णन किया। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक व्यवहार और अधिगम के परीक्षणों पर आधारित है, जिसमें स्किनर बॉक्स का प्रयोग उल्लेख करते हैं। अन्य विकल्प जैसे कि हल, पावलक और थॉर्नडाइक ने भी मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिए, लेकिन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का श्रेय स्किनर को केवल जाता है। ऐसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक या बहुत सारे लेखकों ने या बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा कार्य किया, लेकिन यहाँ पे अगर इस किताब की बात करें तो केवल यहाँ पे स्किनर का हो या कि स्किनर को ही इसका महत्व मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। अर्थात छात्रों में अगर सही व्यवहार का परीक्षण होता है तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में कहा गया है प्रशंसा, बी में कहा गया है दंड, सी में कहा गया है पुरस्कार और डी में कहा गया सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेनिंग करेक्ट बिहेवियर इन स्टूडेंट, क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको फर्स्ट ABC में सिलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन इसका जो होगा सही व्यवहार का जो होता प्रस्तुतिकरण, ये सही हो जाएगा। छात्रों में जो सही व्यवहार के परीक्षण है तो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। डिटेल से बात किया जाए तो छात्रों में सही व्यवहार विकसित करने के लिए अर्थात छात्रों के अंदर सही से व्यवहार को विकसित करने के लिए सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ है कि जब शिक्षक या अन्य भूमिका मॉडल स्वयं ही व्यवहार अपनाकर छात्रों की समझ प्रस्तुत करें, जब विद्यार्थी सही व्यवहार को अपने आसपास देखते हैं तो उनसे वो सीखने और अपनाना अधिक सहजता से शुरू कर देते हैं। बच्चों के प्रशिक्षण में मॉडलिंग अर्थात रोल मॉडल अत्यंत कारगर विधि होती है। शिक्षक, माता पिता या वरिष्ठ सदस्य जब अपनी दिनचर्या में सही व्यवहार दिखाते हैं तो बच्चे स्वतः प्रेरित होकर उसे अनुकरण करते हैं। पुरस्कार, प्रशंसा या दंड भी व्यवहार सुधारने का उपाय है, लेकिन स्थायी प्रभाव हेतु श्रेष्ठ तरीका साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। व्यवहार का सीधा और सकारात्मक प्रदर्शन छात्रों के मन में गहरी छाप छोड़ता है, जिससे वे अच्छाई और व्यवहार में उतरते हैं या उन्हें अपने अंदर उतार लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है। अर्थात जो समस्या समाधान होते हैं उनके लक्ष्य को किसने, संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है। तो ऑप्शन ए में कहा गया हल, कैंडलर, कोहलर या ब्रिक। अर्थात द पर्पज टू
पर्पस द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल डायरेक्शन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका हो जाएगा हल, जो कि है उन्होंने इसको प्रपोज किया था। थोड़ा सा डिटेल से बात किया जाए तो समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता अर्थात गोल डायरेक्टेडनेस का संप्रत्यय क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। हल के ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में लक्ष्य प्रवणता का विशेष उल्लेख है। उनका सिद्धांत यह बताता है कि क्या बताता है कि किसी भी जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, के व्यवहार की प्रेरणा अंतर्गत आवश्यकता या ड्राइव को पूरा करने हेतु लक्ष्य प्राप्ति की ओर होती है। हल ने यह भी बताया कि अधिगम अथवा समस्या समाधान की प्रक्रिया में व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य की पूर्ति पर रहता है। जब एक लक्ष्य पूरा नहीं होता है तब जीव सक्रिय रहता है और विभिन्न उपाय कर समाधान खोजता है। बाकी विकल्प की बात करें, जैसे कि कोहलर, कैंडलर या और ब्रेक ने समस्या समाधान पर अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोहलर ने इनसाइट तथा कैंडलर ने कॉन्सेप्ट ट्रांसफर से जुड़े प्रयोग किए हैं, लेकिन लक्ष्य पूर्णता का प्रतिपादन केवल हल ने ही किया है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि इनमें से कौन सा या कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन ए में कहा गया बोस, डेविड होम, DW एलन या एसिसन। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला रहने वाला है। डेविड होम के अकॉर्डिंग जो होता है सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, अर्थात तो डेविड होम जो है वो सूक्ष्म शिक्षण पद्धति से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है, थोड़ा सा बात किया जाए तो सूक्ष्म शिक्षण अर्थात माइक्रो टीचिंग एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है जिसकी अवधारणा और विकास DW एलन, बूस और एसीसन जैसे आधुनिक शिक्षाविदों द्वारा दिया गया है। डेविड होम जो है एक दार्शनिक थे जिन्होंने अनुभववाद और ज्ञान मीमांसा पर कार्य किए हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म शिक्षण से कोई संबंध नहीं है। DW एलन ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय स्टैनफोर्ड में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण के मॉडल की संकल्पना की। बुश और एसिसन भी इस तकनीकी के विकास में जुड़े रहे। डेविड हुम का शिक्षण विधियों से भी सीधा संबंध नहीं है और ना ही उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण पर कोई कार्य किए हैं। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। कौन सा स्तर नहीं है, तो ऑप्शन ए में कहा गया अवबोध, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर या दूरवर्ती स्तर, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेवल ऑफ द टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल या रिमोट लेवल। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका दूर रहेगा, अर्थात तो करेक्ट रहेगा दूरवर्ती, रिमोट लेवल जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं होता क्या है, तो शिक्षण अधिगम में मुख्य रूप से 3 स्तर माने जाते हैं, अर्थात शिक्षण अधिगम जो होता है वहां पे मुख्य रूप से 3 स्तर माने जाते हैं। सबसे पहला होता है स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल, अवबोध स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल एवं परावर्ती स्तर अर्थात रिफ्लेक्टिव लेवल। इन सभी का उल्लेख शिक्षाविदों द्वारा शिक्षण के विभिन्न चरणों के रूप में हुआ है। दूरवर्ती स्तर अर्थात रिमोट लेवल शिक्षण अधिगम के स्तरों में नहीं आता है और ना ही इसकी कोई अवधारणा का प्रयोग शैक्षिक मनोविज्ञान में मिलता है। स्मृति स्तर में विद्यार्थी केवल तथ्य, परिभाषा या जानकारी याद करते हैं। अवबोध स्तर में वे सीखी चिंताओं को समझते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। परावर्ती स्तर में विद्यार्थी का चिंतन, विश्लेषण, समाधान एवं तर्क करने की क्षमता विकसित होती है। दूरवर्ती स्तर कोई मान्य शैक्षिक स्तर नहीं है। अब बात करते क्वेश्चन नंबर 9 में, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी कक्षा अर्थात निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टीचिंग पॉलिसी इन द क्लासरूम टीचिंग। ऑप्शन ए में कहा गया व्याख्यान, बी में कहा गया योजना, सी में कहा गया अन्वेषण, डी में कहा गया है मस्तिष्क उद्दीलन। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका जो हो जाएगा व्याख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा व्याख्या, इस पे बात किया जाए
तो जनतांत्रिक शिक्षण नीति वह होती है, अर्थात जनतांत्रिक जो शिक्षा होती है वह नीति होती है जिसमें विद्यार्थियों की सहभागिता पे बात की जाती है, विचार विमर्श और स्वतंत्र चिंतन को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। व्याख्यान विधि जो होती है इसमें शिक्षक मुख्य भूमिका होती है शिक्षक की, और विद्यार्थी केवल श्रोता के रूप में वहां पे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। इसमें शिक्षक अपना विचार रखते हैं तथा छात्र के सवाल जवाब व सक्रिय भागीदारी की गुंजाइश बहुत कम होती है। वहीं पे प्लानिंग की बात किया जाए या अन्वेषण और यहाँ पे या ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात किया जाए, इन तीनों विधियों में छात्रों का सक्रिय योगदान एवं सहभागिता देखने को मिलती है, जिससे से शिक्षण प्रक्रिया लोकतांत्रिक व सहभागिता आधारित बन जाती है। तो व्याख्यान एक पारंपरिक एक तरफा और नियंत्रित शिक्षण पद्धति जो लोकतांत्रिक नहीं मानी जाती है। अब आज के लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, अर्थात जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसकी इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ए के अंदर कहा गया है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करते हैं। बी में कहा गया यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की ओर सेवा में बदलता है। या समावेशी शिक्षा का या समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है, यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। यहां तक तो ये हो गया। अब इसका जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा, और करेक्ट आंसर देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पूरी वीडियो की पीपीटी को डाउनलोड करके डिटेल से पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। और इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज एक बार फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।